हेलो एवरीवन, अगेन यूर वेलकम टू योर फेवरेट चैनल टेक्टोनिक। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स वन। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। आप लोग जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ। तो इसके हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 पेपर में पूछा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती क्या है, आप सभी को पता है। वो रिएक्शंस विच अक्कर एट वेरी फास्ट स्पीड, ठीक है। ये वो रिएक्शंस है जब हम रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं और एकदम से ये रिएक्शंस परफॉर्म हो जाती हैं कि हम इनकी स्पीड को भी नॉर्मली नोट नहीं कर पाते हैं। These reactions occur as soon as mixing of reactants and is practically not possible to measure the speed of such reactants by ordinary methods। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल में मैं सबसे पहले ले रही हूँ AgNO3 जो कि है एक्वस प्लस NaCl, वो भी एक्वस में। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा AgCl डाउनवर्ड प्लस NaNO3 एक्वस। ठीक है, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है जिसमें हमने NaOH लिया है एक्वस, HCl एक्वस, जो कि प्रोडक्ट बना रहा है NaCl एक्वस इन H2O, वो तो एक्वस में ही होता है। ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन इतनी फास्टली होंगी कि आप टाइम पीरियड नोट नहीं कर पाओगे, इनका रेट ऑफ रिएक्शन नोट नहीं कर पाओगे इनका। इसके बाद आपके पास दो टाइप्स की और रिएक्शन आती हैं, एक है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन और एक है रिएक्शन विच प्रोसीड एट मेजरेबल स्पीड। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस के बारे में। ये वो रिएक्शंस हैं जो कि बहुत कम स्पीड पे होती हैं। ठीक है, वेरी स्लो स्पीड पे ये प्रोसीड करती हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, और जो आपकी है रिएक्शन विच प्रोसीड एट मेजरेबल स्पीड, नाम से क्लियर है, जो कि ऐसी स्पीड पे हो रहे हैं जिनको हम खुद मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, पर ये दोनों की दोनों रिएक्शंस इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, इम्पॉर्टेंट सिर्फ हमारी इंस्टेंटेनियस ही है। ठीक है, अब चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि है ROR। ROR क्या है यार? ROR आपका है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको आप एक और नाम से जानते हो वो है रिएक्शन वेलोसिटी। ठीक है, अभी होता क्या है, बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पर टाइम। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, क्लियर करती हूँ। मान लो आपके पास रिएक्टेंट था A, प्रोडक्ट बनाया उसने B। ठीक है, तो उसके लिए ROR क्या होएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, मैंने रिएक्टेंट लिया। ठीक है, आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, कोई एक लेना है, अपॉन में टाइम टेकन, डेट्स इट। अब आप बता दो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होएगा रिएक्टेंट का। ऑफ कोर्स रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, इसकी जगह आप लिख सकते हो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A और रिएक्टेंट। ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो इंक्रीज आ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज और यहाँ पे प्रोडक्ट, डेट्स इट। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, ROR के यूनिट्स क्या होते हैं। क्या पूछ रही हूँ, यूनिट्स कंसंट्रेशन के तो आप सभी को पता है, मोल पर लीटर। ठीक है, टाइम किस में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, जिसमें होएगा वो आपके साथ इसके यूनिट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई जनरल यूनिट पूछता है तो ये आएंगे। ठीक है, अब आगे आ गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो जो फर्स्ट वन है वो क्या हो सकता है, गाइस आप खुद सोचो,
कि आप किसी नए बंदे से पहली बार मिलते हो तो आप सबसे पहले उसके नेचर के बारे में जानना चाहोगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी नेचर ऑफ रिएक्टेंट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या पता होना चाहिए कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, स्लो रिएक्टिव है, कैसे वो रिएक्ट करता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यार अब कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिफाइन करेगा, अगर कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी देन ROR इज़ आल्सो मोर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि अभी हमने पीछे फॉर्मूले में पढ़ा ROR इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम टेकन। यहाँ पे टाइम टेकन हटा दें और यहाँ पे डायरेक्टली का साइन लगाएं तो सामने क्लियर हो रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ROR रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, इसका ग्राफ भी है इस तरीके से, नीचे टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब कैसे होएगा, रिएक्टेंट ऑफ कोर्स इस तरीके से बिहेव करेगा। अब कैसे, ये भी जानो, टाइम के साथ रिएक्टेंट चलेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। ऑफ कोर्स दिस इज, समझिए ना मतलब। अब देखो मैं किसी टाइम टी पे यहाँ पे हूँ, रिएक्शन शुरू हुई है तो वो टाइम के साथ बढ़ेगी ना, आगे को होएगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट होएगा प्रोडक्ट में। कहीं पे गाइस अगर राइटिंग समझ ना आए तो कमेंट कर देना, मैं तुम लोगों को और ब्रीफ में कर दूँगी। यार गाइस लिटरली प्रॉब्लम ये है कि मैं फ़ोन पे बना रही हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड वन है वो है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही, और इस केस में भी यही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर हम लोगों ने क्या देखा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो वो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना बढ़ता है, डबल हो जाता है या फिर ट्रिपल हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसी फिनोमिना को क्या कहा गया है, टेम्परेचर कोफिशेंट। क्या कहा गया है, टेम्परेचर कोफिशेंट। ठीक है, अब जो फोर्थ वन है वो है कैटलिस्ट। ठीक है, यार किसको नहीं पता कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट डालोगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमेशा बढ़ता ही है, हम कैटलिस्ट डालते ही इसी कारण से हैं। ठीक है, सो आप लोगों को कुछ और बातें बता देती हूँ कैटलिस्ट के बारे में कि कैटलिस्ट डेल ई और डेल एच को कभी भी चेंज नहीं करता है। कैटलिस्ट रिएक्शन को तो स्पीड अप करता है लेकिन वो कोई भी इफ़ेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं डालता है। ठीक है, और कैटलिस्ट दोनों चीज़ें बढ़ाता है, रेट को भी और इक्विलिब्रियम को भी बढ़ाता है, डिसेंस कि इक्विलिब्रियम उसके कारण फिर जल्दी आ जाता है। ठीक है, जल्दी आई डिसेंस कि देखो आप कोई रिएक्शन 5 मिनट पे परफॉर्म कर रहे हो, उसमें 2.5 पे आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो रिएक्शन जब आपने कैटलिस्ट डाला तो वो आपकी होगी 3 मिनट्स में, तो आपका इक्विलिब्रियम कब आ जाएगा, 1.5 पे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। एग्जाम्पल ऐसा कुछ होगा नहीं लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वायदे भी आप जैसे कोई रिएक्टेंट में कोई सॉल्वेंट डालते हो उससे रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसका नेचर भी आप लोगों को पता होना चाहिए ना। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी। क्या है ये, मिनिमम एनर्जी जो कि चाहिए होती है कोलाइडिंग पार्टिकल्स को। किन को चाहिए होती है, कोलाइडिंग पार्टिकल्स टू परफॉर्म ए केमिकल रिएक्शन, टू परफॉर्म ए केमिकल रिएक्शन। ठीक, आप पेपर में कैसे लिख के आओगे, द थ्रेशोल्ड एनर्जी may be defined as the minimum energy which must be possessed by the colliding particles to cause a chemical reaction
ऑन कोलिजन बिटवीन देम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको आप एनर्जी बैरियर के नाम से भी जानते हो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? एक्स्ट्रा एनर्जी, जो कि हम देते हैं रिएक्टेंट्स को ताकि उनकी एनर्जी इक्वल हो जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी के। द एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड टू रिएक्टेंट्स टू बिकम देयर एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको और कैसे लिख सकते हो आप? मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाती हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ये वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स के पास पहले से थी और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी जो हमने बाहर से दी है, ताकि जो ये एनर्जी है इसमें हम और एनर्जी ऐड करें, है ना, तो वो इक्वल हो जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी के। आप खुद देखो, अगर हम इसको इक्वल टू के साइड ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगी। इस एनर्जी में हम एक्टिवेशन एनर्जी ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी के। यही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो कि हम देते हैं मॉलिक्यूल्स को ताकि वो इक्वल हो जाए उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, इसके अलग से वीडियो तैयार कर दूंगी। द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क कर लो, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है? द क्वांटिटेटिव relationship between the rate of reaction and molar concentration of the reacting substance is known as law of mass action। हैं क्या बोल की मैम? कुछ समझ नहीं आया यार। मैडम यहीं बैठी है, तुम्हें समझाने के लिए बैठी है। अब सुनो, लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन ROR एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस या फिर रिएक्टेंट। ठीक है, क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन? रिलेशनशिप। कैसी रिलेशनशिप है? दो टाइप के रिलेशनशिप्स होती हैं तुम लोग के, एक सिचुएशनशिप और एक रिलेशनशिप। ठीक है, ये कैसी रिलेशनशिप है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, वहाँ पे नहीं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिलेशनशिप के लिए दो बंदों की ज़रूरत चाहिए होती है, एक है आपका ROR और एक है आपका मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मैम। अब ये लॉ बोलता क्या है ये सुन लो पहले ज़रा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, सुनो क्या बोलता है ये। एट ए गिवन टेम्परेचर ROR rate of reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of reactant। क्या बोल की यार मैम, फिर समझ नहीं आया? तो रुक जाओ मैम का वेट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स यार, तुम लोगों को वेट तो करना ही। मान लो आपके पास एक रिएक्शन है ऐसे, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट बना रही है P। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है कि इसका रेट किसके इक्वल होगा? इसकी। ये है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ये जो आपके A एंड B हैं ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और जो आपको ये K है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको आप बहुत नामों से जानते हो, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट है रेट कांस्टेंट, इस नाम से बहुत जाना जाता है इसे, और कई बार पूछ भी लेते हैं रेट कांस्टेंट है क्या, इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, तब रेट कांस्टेंट क्या है? मैम रेट कांस्टेंट तो ये क्या है, ऐसा थोड़ी ना लिखोगे पेपर में, अच्छे से सुनो। आप रेट ऑफ रिएक्शन को सॉरी रेट, आई हैव टू चेंज। आप रेट कांस्टेंट को
रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो कब, जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो, यूनिटी के, मतलब कि 1 के इक्वल हो। तो आप लिख सकते हो द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मैम। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा फेवरेट है। आपका फेवरेट आज मैं बना दूंगी, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, वेट वेट वेट, गॉट मेनियम, मेरा फेवरेट टॉपिक और जो आज आप लोगों का भी फेवरेट टॉपिक बनने वाला है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है ये, ठीक है, इसके आपका प्रोडक्ट बन गया पी। अब आपका इसको रेट कैसे लिखोगे, जो आपने लो ऑफ मास सेक्शन से सीखा, आपने ये सीखा लो ऑफ मास सेक्शन से, ठीक है। इधर आपका के भी आएगा। अब हमें तो निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होएगा, ए प्लस बी, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का सम। आप डिफाइन कर सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is the sum of the powers to which the concentration terms are raised in the rate law equation। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं और आपको बताती हूँ। तो ये दो रिएक्शंस हैं, सबसे पहले इनके लिए रेट इनका लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली के लिए लिख रही हूँ R इक्वल टू NO2 एंड O2, ठीक है। सॉरी गाइस, NO2 O2 थोड़ी आएगा, यहाँ पे K और यहाँ पे आएगा N2O5। रिएक्टेंट वाली साइड लेते हैं हमेशा। और यहाँ पे 1 है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 है तो इसका ऑर्डर भी 1 हो जाएगा। और अगर इसका ऑर्डर 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब हम इसके लिए देख लेते हैं, रुको एक मिनट, इस सारे को इरेज करने दो। तो इसके लिए आपका पहले आएगा H2 और इधर आएगा O2। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, इसका 1। अब ऑर्डर क्या आएगा, 2 + 1 दैट इज़ 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये कर दोगे बस वहीं पे गलत हो जाएगा। एक्चुअल में ये है ही नहीं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना इज़ मच डिफ़िकल्ट। तो ये आपको अपने दिमाग में रखनी होती हैं कि कौन सी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, ठीक है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड का आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एक और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल देती हूँ, N2 + 3H2, इसमें डालोगे आयरन और ये बन जाएगी 2NH3, ठीक है। और इसका ऑर्डर भी ज़ीरो ही होता है, ठीक है। ये आपकी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, इन पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। और आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ। जैसे यहाँ पे प्लेटिनम डाला है एज ए कैटलिस्ट और जैसे यहाँ पे आयरन डाला है, तो ऐसी रिएक्शंस मोस्टली ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होती हैं। आप और रिएक्शंस को जाके चेक करो। अभी आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का किया, यहाँ पे कुछ नहीं था, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, लर्न करने हैं, ठीक है, और देने हैं पेपर में, एक्स्ट्रा मार्किंग होती है, ठीक है। एग्जाम्पल तो हमने देख लिए, तो चलो पहले प्रॉपरली इनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को, ठीक है। इसके पास जो भी है आज हम निकाल देंगे इससे, मतलब इसके बारे में जो भी हमें पता है, मुझे पता है, वो आप लोगों को मैं बता दूंगी, ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन तो आप लोगों को पता ही लग गया होगा कौन सी रिएक्शंस हैं जिनका ऑर्डर ज़ीरो है, ठीक है। और आप इसको क्या बोल सकते हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक।
एग्जाम्पल यू ऑल नो 2NH3 प्लेटिनम N2 प्लस 3H2। एग्जाम्पल केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन। क्या निकाल लेते हैं? ठीक है, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट। तो सबसे पहले मान लो कि आपका ये प्रोडक्ट था, सॉरी रिएक्टेंट था, इससे आपने ये प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अब किसी टाइम ज़ीरो टाइम पे ये आपके पास रिएक्टेंट था C0 और ऑफ कोर्स प्रोडक्ट नहीं बना है तो ये है ज़ीरो। और किसी टाइम T पे जब आपकी रिएक्शन शुरू हो चुकी है तो आपके पास जो रिएक्टेंट है वो आ जाएगी Ct और ये जो आपका प्रोडक्ट है वो मान लिया X बन गया है। ठीक है, अब Ct को आप और कैसे लिख सकते हो? C0 माइनस के X। ठीक है, ये आपकी रिमेनिंग कंसनट्रेशन और ये जो आपका प्रोडक्ट बन गया है। इतना क्लियर है? क्लियर है मैम। अब आगे सुनो, आगे क्या करना है? अब हमें पता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अप्लाई डिफरेंशिएट रेट लो। डिफरेंशिएट रेट लो, जब आप अप्लाई करोगे डिफरेंशिएट रेट लो तो आप कैसे लिखोगे रेट को? रेट इज इक्वल टू माइनस DA अपॉन DT। ठीक है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू रेट लो जो आपने मास एक्शन से देखा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका K है वो इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी रेट है वो इक्वल टू आ जाएगा KA। ठीक है, और जो इसकी ऑर्डर ज़ीरो है, ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कॉएफिशिएंट ज़ीरो होएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन जो और हमने पीछे डिफरेंशिएट रेट लो इक्वेशन के थ्रू लिखी उसको करते हैं कंपेयर। ये A0 है जिसकी पावर ज़ीरो होती है वो हमेशा 1 होता है, यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद लिख दो ये वाला। ठीक है, DT को ले जाओ इस साइड, ये बन जाएगा KDT माइनस के DA। ठीक है, अब दोनों की कर दो इंटीग्रेशन, ये होएगी 0 टू T और ये होएगी C0 टू CT, क्योंकि पहले हमारा रिएक्टेंट C0 था, दैन जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो वो हमारे पास कितना बच गया? CT। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करोगे, K कांस्टेंट है बाहर, अंदर 1 है, K T 0 टू T माइनस बाहर A की C0 टू CT। अब ये K T आ जाएगा, ज़ीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, ज़ीरो के साथ K ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस CT, माइनस के C0 आएंगे प्लस प्लस के हो जाएंगे ड्यू टू दिस माइनस। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ जी मैम क्लियर है। अब क्या करो, KT को इस साइड ले जाओ, CT को उस साइड, CT इज इक्वल टू माइनस के KT प्लस C0। ये आपके पास बन गया एक्सप्रेशन। एक मिनट हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ नोन एज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा? एक साइड ले लो T और एक साइड ले लो CT। ठीक है, अब क्या करना है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग होएगा जो भी होएगा। मैंने मान लिया कि जब CT ज़ीरो था, ठीक है, तो तो फिर T क्या होएगा? ये हो गया ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू माइनस के KT प्लस C0, KT गया इस साइड, C0 इज इक्वल टू KT, तो T क्या आ गया इससे? C0 बाय K। ठीक है, तो ये कहाँ पे हम मार्क करेंगे? यहाँ पे आपका जो C0 और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका C0 हो सकता है ज़ीरो जो कि y एक्सिस पे है, और आपका T आएगा C0 बाय K।
ठीक है, ये 0 है। और किसी, अब आपने इतना देख लिया, अब मान लो कि जो आपका t है वो 0 है, जो आपका ये t है वो 0 है, तो k 0 सी टी इक्वल टू सी नोट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो सी नोट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये आपके पास स्लोप आ गई और स्लोप आपकी इसकी इक्वल होगी के। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है मैम। अब इसी के लिए हम हाफ लाइफ पीरियड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले जान लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है। द टाइम एट विच द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हाफ, द टाइम एट विच concentration of product is half of the concentration of reactant। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है मैम। तो चलिए निकालते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने देखा कि जब हमने इंटीग्रेट रेट लो किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। ठीक है, अब हमें हाफ चाहिए। किसी टाइम टाइम 0 पे सी टी सी नोट की इक्वल आ रहा था, हमने देखा था वो पुट करके। अगर मैं पुट करती हूँ किसी टाइम हाफ पे, तो आपका सी टी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी नोट बाई 2। और यही आपकी डेफिनेशन थी हाफ लाइफ पीरियड की, कि किसी टाइम पे जो आपकी कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की वो हाफ हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो आपके पास दो वैल्यूज़ आई हैं इनको पहले इक्वेशन में पुट कर दो। सी टी की जगह आ जाएगा सी नोट बाई 2, लिख दो, इक्वल टू माइनस के टी बाई 2 प्लस सी नोट। ठीक है, सी नोट को लेके उस साइड, सी नोट बाई 2 माइनस के सी नोट माइनस के टी बाई 2, एलसीएम लिया, आ गया माइनस के सी नोट बाई 2 इक्वल टू माइनस के टी बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, सी। ठीक है गाइस, 2 कैंसिल नहीं करना है क्योंकि हमें हाफ पीरियड ही तो फाइंड आउट करना है। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, हमें टी बाई 2 ही निकालना है। तो ये आ जाएगा सी नोट 2 के, ये के इधर आ गया ना। ठीक है, ये आपका हाफ लाइफ पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, अब आ जाओ अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। तो अब हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटर रेट लो। इसी में मैं आपका सेकेंड ऑर्डर के कुछ हिंट दे दूँगी क्योंकि वो आपको घर जाके करना है। ठीक है, और ये जितने भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में टॉपिक कर रहे हो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से करके जाना पेपर में। ठीक है, पहले आपको बता दूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, जिसका ऑर्डर 1 होएगा, और सेकंड ऑर्डर जिसका ऑर्डर 2 होएगा, थर्ड ऑर्डर जिसका ऑर्डर 3 होएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम एज इट इज़ करना है। हमने ले लिया कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट ए जो प्रोडक्ट बना रहा है बी। ठीक है, जब टाइम 0 था तो ए था सी नोट और बी था 0। ठीक है, सिमिलर चीज़ आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी करनी है। अब किसी टाइम टी पे जो सी टी है वो हमने मान लिया सी नोट माइनस एक्स और बी टी इक्वल टू एक्स। यही मैंने आपको मतलब पीछे क्लियर की है चीज़ें। ठीक है, ये मैं दोबारा नहीं बता रही। अब रेट हमने दो तरीके से निकाला था, एक डिफ्रेंशिएट रेट लो और एक जो लॉ ऑफ मास सेक्शन हमारा रेट बताता है वो वाला। ठीक है, यहाँ तक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की चीज़ सेम रहेगी। थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा, जहाँ पे मैंने यहाँ 1 लिखा है सेकंड ऑर्डर में ये 2 बन जाएगा। ठीक है, अभी के लिए 1 रहने देते हैं इसे। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, तो हमारे पास क्या आएगा, के ए इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसको इस साइड ले आओ ए को और टी को उस साइड ले आओ। ठीक है, कर सकते हैं हम के डी टी माइनस डी ए अपॉन ए।
ठीक है। आप कर दो इंटीग्रेशन के डी टी, कहाँ से कहाँ, 0 से t, और ये वाली कहाँ से कहाँ, 1 मिनट, सी नोट टू सी टी। ठीक है, इतना पता लग गया। जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये के टी आ जाएगा, ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन में अच्छे से बताया मैंने। और जब इसकी करोगे, अब इसकी कैसे होएगी, चेंज में कलर, जो ये ए है इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये ए माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 बनेगा तो इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग -1 प्लस, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे आपको इसको ऊपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, लेके तो जा सकते हो लेकिन रहने दो। ठीक है, अगर आपको जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर ये 2 है तो इसे आपको ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो रूल लगेगा ही लगेगा, -2 + 1 -2 + 1 वाला। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और यहाँ पावर सिर्फ 1 है तो इसे ऊपर लेके नहीं जाएंगे। ये आपका बन जाएगा, इस पर फॉर्मूला लग जाएगा -log a का। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, सी नोट टू सी टी, यहीं पे लिख देती हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, के टी इज़ इक्वल टू, कैसे लिखोगे आप, -log सी टी प्लस log सी नोट। ठीक है, ऑफकोर्स ये log सी टी उस साइड जाएगा और ये माइनस के टी प्लस log सी नोट इस साइड आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन बन गया, हाईलाइट कर दो इसको। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है मैम। तो चलिए अब ग्राफ की ओर आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये ओ, यहाँ पे टी और यहाँ पे log सी टी। ठीक है, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे ये वैल्यूज़ आएंगी और यहाँ पे ये वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, और ऐसा ही ग्राफ आपके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए भी बनाना है। ठीक है, अब वैल्यूज़ तो आप लोगों को पता ही है कैसे पुट करनी है। हमने लास्ट इक्वेशन क्या पढ़ी, जैसे हमने पीछे सी टी को इक्वल टू 0 किया था, यहाँ पे log सी टी को इक्वल टू 0 करना है, उससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टी की log सी नोट वाई के। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में टी को 0 पुट करना है, देन log सी टी की वैल्यू आ जाएगी log सी नोट। कुछ नहीं है, सेम एज इट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा log ऐड हो गया है। ठीक है, ऐसे आपने घर जाके प्रैक्टिस करना है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब इसका हाफ राइट पीरियड निकाल लेते हैं। ये रिएक्शन थी, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। log वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, कर लिया, और माइनस के टी एज इट इज़। अब log का फॉर्मूला होता है कि जैसे ये दोनों माइनस में है तो ये डिवाइड में भी जा सकती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सी टी वाई सी नोट चलेगी। अगर मुझे ये माइनस यहाँ पे नहीं चाहिए तो इस माइनस को कैसे हटा सकती हूँ, अगर मैं जो ये log वाली है इसको कर दूँ इन्वर्स, तो ये माइनस यहाँ से चला जाएगा। अब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, इन्वर्स करके माइनस कैसे चला गया, मैं बताती हूँ। हमने log की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, 1 मिनट प्लीज़, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब हमने log की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, अगर माइनस में हो तो वो डिवाइड में चल जाती है, तो सी टी अपॉन सी नोट आ गया। अब मैंने क्या किया कि जो यहाँ पे मैंने एक माइनस ले लिया, दोनों साइड माइनस लेंगे, यहाँ पे भी माइनस ले लिया तो यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो log सी नोट माइनस log सी टी। ठीक है, तो सी नोट ऊपर सी टी नीचे। आई होप क्लियर होगी वो बात। एक बार मैं अच्छे से बता देती हूँ। ये चीज़ सभी को क्लियर थी, है ना। अब क्या करना है, मुझे ये माइनस नहीं चाहिए तो क्या करूँगी, दोनों तरफ माइनस से, रुको मैं इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, कर दूँ, तो ये माइनस के log सी टी प्लस के log सी नोट इक्वल टू के टी। और log की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव टर्म ऊपर एंड नेगेटिव टर्म नीचे
विद log, ठीक है, इक्वल टू KT। इस वे से आया है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अभी आई होप क्लियर हो गया हो। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए कमेंट कर दो मैम, यहाँ पे इस पार्ट पे दिक्कत आ रही है, अलग से एक वीडियो बना के समझा दूँगी, चाहे मैं किसी तरीके से भी समझाऊँगी लेकिन समझा दूँगी, बस आप डाउट रखना शुरू करो, ठीक है। अब हम चले थे हाफ लाइफ पीरियड पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। हमारे पास अब ये आ गई है इक्वेशन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम माना था A to B, ठीक है। T जब ज़ीरो था तो CT इक्वल टू C0 था, ठीक है। और अब जब हमने T हाफ लेना है, हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करना है, तो CT इक्वल टू C0/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ें इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये चीज़ें इस इक्वेशन में पुट कर दो। चलो करते हैं, मैं ये सब कुछ इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अब ऊपर वाली इक्वेशन में मुझे C0 की जगह C0 ही रहने देना है, सिर्फ CT की जगह चेंज करनी है, C0/2, ठीक है, KT/2। अब देखो C0 के नीचे यहाँ पे 1, यहाँ पे C0/2। अब हमने क्या पढ़ रखा है मैथ्स में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो log 2C0 C0 KT/2 आ जाएगा, ठीक है। C0 के साथ C0 कैंसिल, ठीक है। log 2, ये हमारे पास बचा log 2 और ये KT/2। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसे log 2 K इक्वल टू T/2। ये आपका हाफ लाइफ पीरियड के लिए एक इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें log 2 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो चलिए वो पुट कर देते हैं, ठीक है। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो T/2 की वैल्यू आ जाएगी 0.693/K, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड हो गया। सेकंड ऑर्डर का आप खुद करोगे, ठीक है। हमारा इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है जो है यूनिट्स ऑफ के, मतलब रेट कांस्टेंट के यूनिट्स, ठीक है। ये यूनिट्स डिफरेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के लिए। मैं ज़ीरो ऑर्डर का करवा देती हूँ, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हमने रेट तो जानना ही, एक ये रेट डिफरेंशियल रेट लो और एक मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लो। ये ज़ीरो पावर है, ये सिर्फ के इक्वल आएगा, दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। अब बस के आ गया, इसके यूनिट्स लिखने हैं मोल पर लीटर, सेकंड नीचे या ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के भी सेम ही निकलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंस क्या होएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 होगा, तो जब हम इनको इक्वल करेंगे तो ये DA/dt, और यहाँ पे भी इसके साथ A होगा, ये A इसको कैंसिल कर देगा, बचेंगे क्या, सेकंड इनवर्स यूनिट्स, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, किसी के लिए वो आपसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको खुद निकालने हैं। एक जनरल फॉर्मूला बता देती हूँ आपका इसके लिए, जो कि आपको हमेशा याद रखना है। जनरल फॉर्मूला कोई डराइव करने को नहीं पूछता, इसलिए सिर्फ ये चीज़ याद रख लो। डेरिवेशन नहीं करवा रही इस वीडियो में, अगर किसी को डेरिवेशन जाननी है तो कमेंट कर देना, वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सेकंड इनवर्स तो हर किसी में रहेंगे ही रहेंगे, मोल लीटर 1 - n, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करने का। एन यहाँ पे आ जाएंगे ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर की है ज़ीरो लिख दो, 1 ऑर्डर की है 1 लिख दो, 2 ऑर्डर की है 2 लिख दो, जिस मर्जी ऑर्डर की है वो पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन।
तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। मतलब कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ क्या करने के लिए, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अब आपने मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ लिया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी तो बनता है ना। तो बजाओ चुटकी भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाना इस पे भी बनता है। डेफिनेशन तो बता चुकी हूँ मोलिकुलरिटी की, जितने ज़्यादा मतलब जितनी रिएक्टिंग स्पीसीज प्रेजेंट है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, और ऑर्डर क्या है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, अब मोलिकुलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन ऑर्डर क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। आप उसको एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो ऑर्डर वाले को, लेकिन मोलिकुलरिटी आप नहीं देख सकते। ठीक है, मोलिकुलरिटी क्या है, एक जो मोलिकुलरिटी है वो हमेशा होल नंबर्स होंगे। मतलब कि आप देखो, आप रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी डाल सकते हो, 0 डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, लेकिन -1 -2 नहीं डाल सकते। लेकिन जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है ना, लेकिन मोलिकुलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होती है। मोलिकुलरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ऑफ कोर्स रिएक्टिंग स्पीसीज आपको डालनी ही पड़ेंगी, कुछ ना कुछ डालनी ही पड़ेंगी, वो कभी ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन ऑर्डर ज़ीरो होता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर ज़ीरो ही होता है। अब देख लो, कोई सिंपल रिएक्शन है तो उसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द केमिकल इक्वेशन। लेकिन जो ऑर्डर है वो किसी सिंपल रिएक्शन का भी ज़रूरी नहीं है कि जितनी वहाँ पे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है केमिकल रिएक्शन में वही ऑर्डर हो। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस था, अच्छे से पढ़ लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अपना लास्ट टॉपिक उठाते हैं, ओसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डैट, मतलब ओसवाल्ड उस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है कि कोई एक रिएक्टेंट है वो जो एक्सेस में प्रेजेंट है, the concentration will remain constant, they will not affect the rate of reaction. It is based on the principle that reactants which one present in excess, their concentration will remain constant, they will not affect the rate of reaction. देखो, जैसे हमने ले ली ये इक्वेशन, ठीक है, अब इसमें जो ये A है वो आइसोलेट है और ये जो B और C हैं वो एक्सेस में हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन को फ़र्क किसके कारण पड़ेगा, इस एक्सेस वाले के कारण नहीं, लेकिन जो ये थोड़ा है ना इसके कारण, इसकी कंसंट्रेशन के कारण फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन के कारण रेट ऑफ रिएक्शन पे चेंजेस आएंगे, वेरिएशन होगी, इसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो रिएक्टेंट एक्सेस में है उसके कारण कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, यही आपका ओसवाल्ड्स लॉ कहता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो आपको। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और जो भी डाउट है पॉइंट के साथ या टॉपिक के साथ कमेंट कर दो, ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। अगली वीडियो जाएगी काइनेटिक्स 2 की। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।